गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 9वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट स्टडी करोगे। टॉपिक दे रखा है जंतुओं में जन्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बेसिकली आप जानते हैं सजीवों की बात की जा रही, जंतुओं की बात की जा रही, तो जंतुओं में अलग अलग प्रकार की क्रिया संपन्न होती रहती है और उन क्रियाओं को संपन्न बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। और मान लो एक भी क्रिया संपन्न होने आया उसका प्रोसेस मान लो रुक जाता है तो सजीव की अपनी कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है। अपन सजीव की कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी अपनी कल्पना कर नहीं सकते हैं। आप जानते हैं सजीवों में जैविक क्रिया संपन्न होने के कारण अपन सजीव और निर्जीव को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है कि सजीव श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, गति करते हैं, तो कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस अपनाते हैं और निर्जीव में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। और उदाहरण भी आपको छोटी क्लास में देते थे कि टेबल एक सजीव है या निर्जीव है, गाड़ी सजीव है या निर्जीव है। तो अपन देखते थे कि मान लो जैसे व्हीकल की बात की जा रही है, व्हीकल मतलब सजीव के अंतर्गत आता है, निर्जीव के अंतर्गत, तो अपन कहते हैं निर्जीव, क्योंकि वो भोजन नहीं करता। तो कई बच्चे बात करते हैं कि सर वो तो क्या करता है, भोजन के रूप में पेट्रोल यूज करता ही। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं श्वसन क्रिया के अकॉर्डिंग वो निर्जीव हो सकता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान वो हवा में चलता है, कभी एक बार कोई बिना हवा के रूप में टाइप चला सकते हैं, तो उसको हवा की जरूरत नहीं होती, अपन को हवा की जरूरत होती है। तो अपन काफ़ी चीज़ ऐसे देखते हैं कि सजीव और निर्जीव को अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो सजीव होते हैं, तो सजीव को अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए जैविक क्रिया संपन्न होती रहती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन, प्रजनन, कई प्रकार की क्रिया करते हैं। और इन क्रिया करने के लिए एक प्रकार का पूरा एक सिस्टम चलता है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट, जैसे स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल को चलाने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, तंत्र होता है। जैसे मान लो मैनेजमेंट अलग काम करेगा, टीचर्स लोग अलग काम करते हैं, बच्चे अलग करते हैं, सफाई कर्मी अलग काम करते हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक्स पूरे विधिवत रूप से एक प्रोसेस संपन्न होता है। तो उसके दौरान आपके एक पूरा मैनेजमेंट के रूप में काम होता रहता है और आपका पूरा एक सिस्टमेटिक्स कार्य वर्कलोड होता है। तो ऐसे कैसे अपने बॉडी में भी देखते हैं तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं और अलग अलग तंत्र के अलग अलग क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंग। और अंग किससे मिलकर बनते हैं, ऊतक से, और ऊतक किससे बनते हैं, कोशिका से। तो आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कोशिका जीवन की आधारभूत एक इकाई है। कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत क्रियात्मक संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो कोशिका एक महत्वपूर्ण एक घटक बताया गया है। कोशिका के बिना अपन कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब सजीव जगत को स्टडी करके बता ही नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मतलब ये सजीव है निर्जीव है। काफ़ी चीज़ों को अपन स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जनरली अपन देखते हैं तो देखिए आपका टॉपिक दे रखा है जन्म। तो जन्म कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस है जो एक मैथमेटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको समझाना होता है किस प्रकार का क्या प्रोसेस है। इसकी भी शिक्षा आज के टाइम में आधुनिक युग में नेसेसरी हो जाती है, देन सजीवों में जन्म प्रोसेस समझाना अनिवार्य है। जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था 7वीं क्लास में कि पौधों में जन्म का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, कि पौधे जन्म प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से नवोदित पौधे उगते हैं, किस प्रकार से उनकी तना से डायरेक्ट शाखा निकलती है। तो काफ़ी चीज़ों को आपने देखा था और कई प्रकार आलू ऐसे थे जिनको कायिक जनन के माध्यम से उनको अलग अलग पार्ट में कट करके भी नए पौधे बना सकते थे। परंतु यहाँ पे अपन बात करते हैं सजीवों की, पौधों वाला प्रोसेस आपने पिछले कक्षा में पढ़ा, अभी अपन बात करेंगे सजीव की। तो सजीवों में जन्म का प्रोसेस होता है क्या, पहले सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए जन्म कहते हैं किसे, कि सजीवों द्वारा अपनी संतति का स्थायित्व बनाए रखने के लिए नई संतति की उत्पत्ति करने के लिए क्रिया करते हैं, उसे जन्म कहते हैं। बेसिकली बात दिमाग में एक क्या लिखा है कि सजीवों द्वारा अपनी संतति का स्थायित्व बनाए रखने के लिए नई संतति की उत्पत्ति करने के लिए जो क्रिया करते हैं, गतिविधि मूवमेंट करते हैं, उसे अपन सामान्य क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं।
जनन के दो मेथड चलते हैं, एक तो लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई झिझकाने की बात ही नहीं, नॉर्मल बिंदु दे रखे उसको आप आराम से व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, समझें और एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए लैंगिक जनन, देखिए जनरली बात कर रहे हैं लैंगिक जनन का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है, उस चीज को अपन स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि लैंगिक जनन का प्रोसेस देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्रिया करके युग्मज का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं। लैंगिक जनन के मुख्यतः दो घटक बताए जा रहे हैं, नर और मादा। नर द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा द्वारा अंडाणु निर्मित होते हैं। ये बात दिमाग में से। अब पहले बात अपन करेंगे नर जननांग तंत्र की बात करेंगे। नर जननांग तंत्र किस प्रकार से विकसित होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए बेसिकली आप देखते हैं कि नर जननांग तंत्र की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए नर जननांग अंग के रूप में एक जोड़ी वसन, एक जोड़ी शुक्र नलिका तथा एक जोड़ी क्या पाया जाता है, शिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शिशन पाया जाता है, जिसको डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसमें शुक्राणु होते हैं वो वसन द्वारा जनरेट होते हैं। वसन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। कौन सा हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, जिससे उत्तेजना बढ़ती है और उसमें शुक्राणु बनने की प्रोसेस संपन्न होता है। किसमें, वसन में। आपको ये भी ध्यान रहे कि वसन अपनी बॉडी से जितनी भी आपके बॉडी पार्टिकल होते हैं उससे अलग थैली में बाहर लटके हुए रहते हैं। ऐसा क्यों प्रोसेस होता है, क्योंकि जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2% टेम्परेचर वसन को कम रिक्वायरमेंट होती है शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए। देन वो बाहरी पार्ट में क्या रहते हैं, अलग सेपरेट से रहते हैं। ध्यान रखिए वसन शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु नलिका द्वारा मूत्र जनन नलिका में स्त्रावित होते रहते हैं। शुक्राणु वापिस शुक्र वाहिनिका द्वारा मूत्राशय से होते हुए मूत्र जनन नलिका में इनका क्या होता है, स्त्राव होता है शुक्र वाहिनिका द्वारा। फिर बाद में वहाँ से संकलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि आगे आती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जनन प्रक्रिया के समय सफेद रंग का गाढ़ा तेलीय पदार्थ का स्त्राव करता है, जिसमें जनन प्रक्रिया को संपन्न करने में विशेष भूमिका निभाने का कार्य करता है। बेसिकली अपन देखते हैं शुक्राणु जो पार्टीशन होता है, शुक्राणु 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है शीर्ष, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पूंछ भाग। पूंछ भाग आपके तारक से निर्मित होती है। किससे, कौन सा कोशिका, तारक का। दिमाग बात रहेगी, तारक का द्वारा शुक्राणु की पूंछ जनरेट होती है और इसी पूंछ से प्लेसेंटा बनता है। क्या बनता है, छोटे बच्चों में अपरा बनता है। अपने सामान्य भाषा में कहते हैं सोटिया बनना। सोटिया ये मतलब जो आपके नाभिक में जुड़ा था, नाभिक से जो कनेक्टेड होता है, जो मादा के गर्भाशय में उसका स्थापन होने से उसका स्थायित्व होता है भ्रूण रुकना मतलब वो प्लेसेंटा के रूप में उसका जनरेशन हो जाता है और वो आगे जाके पूरे पोषण प्रदान करने का काम करता है और मादा शरीर से भोजन को एब्जॉर्ब करता रहता है और रक्त के रूप में उसका अवशोषण करने से मध्य भाग में बाकी वाले पार्टिकल होते हैं उसका निर्माण होता है और शीर्ष भाग से हेड बनता है। क्या बनता है, मस्तिष्क का निर्माण शीर्ष भाग से होता है। तो ये प्रोसेस किसमें देखा गया है, शुक्राणु से। अंडाणु केवल शुक्राणु को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है और उसके साथ में अतिरिक्त बॉडी के पार्टिकल क्या होते हैं, विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी सारा काम डिपेंड किस पे होता है, शुक्राणु पे। और शुक्राणु से पूरे भ्रूण का विकास होता हुआ दिखाया गया है कि शुक्राणु का पूंछ का निर्माण तो होता है आपके किससे, तारक से। ध्यान दें। और मध्य भाग अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग पार्टिशन होता है, उसे अलग अलग पार्टिशन। और शीर्ष भाग होता है वो गोल्जी का से, किससे,
गोल्जी का तथा उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और उसी गुणसूत्र की वजह से आने वाली नई संस्कृति में नई नस्ल जनरेट दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अलग अलग गुणों के अकॉर्डिंग ये समझ में आता है कि अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग देखने पर ये साबित हो जाता है कि शुक्राणु वर्षण द्वारा जनरेट किए जाते हैं। कहाँ से? वर्षण द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो हर चीज़ को आप एकदम डायग्रामिकल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है और उसको आप व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं कि किसकी क्या कार्यविधि होती है, किस प्रकार से प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है और किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो अपन देखते हैं सेशन एक प्रकार की क्या है, उपस्थिति है। क्या है? उपस्थिति। इसको सामान्य रूप से जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता है, परंतु जब एक्साइटेशन पावर होता है, उत्तेजित अवस्था में होती है, तब इसमें जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई होने से ब्लड भर जाता है और जिसपे इसमें क्या होता है, प्रोसेस देखा जाता है उत्तेजित समय कि अलग अलग पार्टिकल में क्या होता है, ब्लड से आ जाता है और उसमें क्या कठोरता आके अपने बाद में जनन प्रोसेस क्या होता है, संपन्न होता है। तो ये आप नॉर्मली से प्रोसेस है कि ये वर्षण है, इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना और शुक्राणु में शुक्र वाहिका द्वारा मूत्र से जो होता है मूत्र जनन नलिका में इसका स्त्राव होता है। पुनः यहाँ पे पहुँचने से पहले शुक्राणु से पहले प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ होती हैं, वो एक लिक्विड का स्त्राव होती है जिससे शुक्राणु को आगे बहने में मदद करती है। तब व्हाइट रंग का लिक्विड के रूप में उसका स्त्राव होता रहता है और ये क्या आपको मूत्राशय था, ये पूर्ण रूप से क्या है, मूत्राशय। यहाँ पे मूत्र 1 से 2 लीटर मूत्र का स्टोरेज किया जाता है जो समय समय के अकॉर्डिंग उसका निष्कासन होना नेसेसरी बताया जाता है। बाकी उसमें नाइट्रोजन होने की वजह से, यूरिया होने से अपघटन होकर नाइट्रोजन जनरेट करेगी और नाइट्रोजन एक प्रकार की हानिकारक गैस है और उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में बॉडी में स्टोरेज होने से विभिन्न प्रकार के घाव उत्पन्न हो सकते हैं और फिर बाद में जहर विकसित हो जाता है और जिससे डायरेक्ट बॉडी पे हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। बेसिकली जो आपको नॉलेज होना चाहिए कि किडनी पर असर करने का मेन कारण क्या है। किडनी कभी कभार कहते हैं फेल हो जाती है कि मूत्र को लंबे समय तक अपन स्टोरेज करते हैं और फिर बाद में उसको सही समय पर निस्तारण नहीं करने की वजह से उसमें फिर विभिन्न प्रकार के पार्टिकल जमा हो जाते हैं और फिर बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको इफेक्टेड करने का कार्य करते हैं। तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। आज अपन ने पढ़ा है नर जननांग तंत्र के बारे में स्टडी की कि नर जननांग तंत्र किस प्रकार से होता है, क्या विशेषता होती है, उसको आपने समझा कि अलग अलग पार्ट के अलग अलग कार्य होते हैं और व्यवस्थित रूप से एक चीज़ को आपने देखा। फिर कल अपन पढ़ेंगे मादा जननांग तंत्र। मादा जननांग तंत्र किस प्रकार से विकसित होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, अलग अलग पार्ट उसमें किस प्रकार से विकसित होते हैं और अलग अलग पार्ट का उसमें भी अलग अलग कार्य देखने को मिलते हैं। तो देखिए पुनः एक बार मैं लैंगिक जनन को व्यवस्थित रूप से समझाता हूँ शुरू से एंडिंग तक। देखिए जब शुक्राणु अंडाणु आपस में क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग का विकसित होना नेसेसरी है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग विकसित होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं और वो आपस में इंटरमिक्सिंग होने से रिएक्शन संपन्न होती है। देखिए नर जननांग तंत्र, नर में जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वर्षण, 2 जोड़ी शुक्र नलिका तथा 1 जोड़ी सेशन पाया जाता है। वर्षण युग्मक शुक्राणु युग्मक उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु शुक्र नलिका द्वारा मूत्र नलिका में विसर्जित करते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म लाखों संख्या होते हैं। ऐसा नहीं मतलब आपने एक बार वीर्य संकलन होने पर शुक्राणु एक निकलेगा और फिर बाद में बाकी क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी में प्रोसेस के अकॉर्डिंग, खान पान के अकॉर्डिंग शुक्राणु लाखों मात्रा में बनते रहते हैं और उसको रिक्वायरमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा पोषण मिलेगा वैसे डेवलपमेंट होते हुए आगे जीव को नए जीव का जनरेशन होता रहता है। ये प्रोसेस देखा गया। शुक्राणु 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है शीर्ष पार्ट, मध्य भाग और एक होता है पूंछ। शीर्ष भाग गोल्जी का निर्मित होता है और इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवंशिक पदार्थों की भूमिका निभाने कार्य करते हैं और मध्य भाग से कायक का निर्माण होता है। अलग अलग पार्टिकल बनते हैं, हाथ पैर वो बनते हैं
जबकि पूंछ पार्ट तारका से बनी होती है और वो डायरेक्ट तारका पूंछ किससे कनेक्टेड होती है, अपरा के रूप में मादा शरीर से कनेक्टेड होती है। शुक्राणु एक कोशिकीय होते हैं, शुक्राणु अंडाणु दोनों एक कोशिकीय बताए गए। और इसका आपके डायग्राम में कल आपके मैटर आप सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। कल अपन पढ़ेंगे मादा जननांग तंत्र के बारे में। आज आपने किसको पढ़ा है, नर जननांग। तो जो भी आपको मैटर दे रखा है एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से समझते रहिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उस चीज़ को पूछ के समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर टॉपिक। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।